बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन सूबे में लगाने का फ़ैसला कर लिया है। 8 मई से ये इम्प्लीमेंट होगा। तमाम बाज़ार, मार्केट्स, पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, तमाम चीज़ें जो हैं बंद कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ फ़ैसला किया गया है कि सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों के, उन पर पुलिस चेक पोस्ट होंगी। साथ वहाँ पे आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान भी तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा फ़ैसला कर लिया है। ईद के दिनों में किसी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया, बड़ा फ़ैसला किया गया। और उन्होंने अपील भी की है कि आवाम इसमें पंजाब हुकूमत का साथ दे ताकि कोरोना को रोका जा सके। मुस्बत केसेस की शरह जो बढ़ रही है उसको रोका जा सके। साथ उनका यह भी कहना था कि इस दफ़ा वो आवाम से अपील करती हैं कि सादगी के साथ अपनी ईद मनाएं और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें ताकि इस मोहलिक वबा को हम दीगर शहरों में फैलने ना दें। कुछ अजला पंजाब के ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिविटी की शरह बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस ये फैसला करना पड़ गया कि मुकम्मल लॉकडाउन अब किया जा रहा है। लेकिन ताजिर बिरादरी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। ताजिर बिरादरी कहती है कि हमने इस फैसले को नहीं मानना। हम देखते हैं ईद पे एक इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगी हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी को, मुल्की मईशत को, ये भी आज डिस्कस करेंगे। ताजिर बिरादरी जो सरापा एहतजाज है उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी अहम स्टोरी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जो है ज़ोब के इलाके में फायरिंग की गई है दहशत गर्दों की जानिब से पाक अफगान सरहद पर। और जो फेंसिंग की जा रही है पाक अफगान बॉर्डर की, इसको निशाना बनाया गया है। ये क्यों है ऐसा कि दहशतगर्द बार बार जो है इस बाढ़ को निशाना बनाते हैं? FC के अहलकार जो इस बाढ़ लगाने में मसरूफ थे, उनमें से 4 अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 6 जख्मी बताए जा रहे हैं ISPR की जानिब से। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि 16 अप्रैल को भी एक हमला हुआ था, और 16 अप्रैल को जब ये तमाम चीज़ें सामने आई तो हमने देखा कि अफगान फोर्सेस ने भी इसकी मुखालफत की थी बाढ़ की। तो आज इस पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं। वजीर आजम ने भी दौरा करना है, लेकिन क्या मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ ग्राउंड बनाकर आ सकते हैं? डिप्लोमेसी, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसके पर भी बात करेंगे। सऊदीया से ताल्लुकात जो है हमारे बहुत हद तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से बेहतर हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिर जहांगीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। हमें ज्वाइन करें हुमा बुकाए साहिबा, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप भी मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। हमें ज्वाइन करेंगे इकनॉमिक एक्सपर्ट आबिद सुलैरी साहब, लेकिन वो हमें प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले चलूंगा शाहिद साहब की जानिब। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि बार बार जो ये पाक अफगान फेंसिंग है, जो कि हमारी आर्मी बताती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये फेंसिंग होना, इसको दहशतगर्दों की जानिब से भी टारगेट किया जा रहा है, और फिर हम देख रहे हैं कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए जी, ये जो हमारी अफगानिस्तान पे जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, इसको जो अफगानिस्तान बार बार एक चीज़ का शोर मचाता है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके ये कार्रवाइयाँ करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम ना तो अफगानिस्तान से कोई हमारी तरफ आए इलीगली, ना हमारी तरफ से कोई इलीगली जो है वो उस तरफ जा सके। तो हम उसको स्टॉप करने के लिए बॉर्डर लगाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो इलीगल स्मगलिंग होती है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है, वो खत्म की जाए, ताकि अफगानिस्तान से जो लोग इलीगल चीजें लेके आते हैं उनको खत्म। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग माइग्रेट करके आते हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान से क्रॉस द बॉर्डर, जो कि अननोन रूट्स हैं, तो उसमें हर एक इंच को तो बॉर्डर का गार्ड नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि बाढ़ लगे। ये बाढ़ जो है तकरीबन 2640 किलोमीटर पे लगेगी,
और ये मार्च 2017 से शुरू हुई। अफगान फोर्सेस और एनडीएस ने हमेशा इसकी मुखालफत की है, बिकॉज अगर ये बाढ़ कंप्लीट हो जाती है तो उनका जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो इंडिया जिसमें बड़ा क्लियरली इन्वॉल्व है और रॉ उसको फंड कर रही है, तो वो उसमें काफी हद तक हमारी जो है वो हम उसको कंटेन कर। दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब जो हालात हमारे अफगानिस्तान में बन रहे हैं, जिसमें कि ये अभी तक तालिबान और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं हो रही, तो लगता ये है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर का खदशा है। और जब सिविल वॉर अगर खुदा न खास्ता ये मुख्तलिफ जो है धड़े हैं, वॉरलॉर्ड जो हैं, वो अगर इसको शुरू करते हैं तो अगेन जो रिफ्यूजीज हैं, लोग जो वहाँ के अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, जो औरतें और बच्चे हैं, वो जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। और हम नहीं चाहते कि जी वो किसी जो है वो हमारी ऑलरेडी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से एग्रेव। तो ठीक। ये हमेशा से तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्मगलिंग होती है उसमें अफगान एनडीएस खुद शामिल है, उसमें अफगान फोर्सेस शामिल हैं जो कि वहां पे चेक पोस्ट पे होती है। तो ठीक। उनका जो है वो कोशिश ये होती है कि जी बाढ़ ना लगे, ताकि जो हिडन रूट्स हैं या जो वहां अननोन से रूट्स स्मगलिंग हैं जारी रहे। मैं हुमा एक बकाई जगह साहबा जारी। की जाने पाऊंगा। हुमा साहबा, आप क्या समझती हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं कि हमारी बाढ़ पे हमारे फौजियों पर हमला ना किया जाए और ये मामला अफाम तफहीम से तय पा जाए किसी तरह? देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट जरूर किया जा सकता है और आई एम श्योर इस हवाले से बात भी हो रही होगी। लेकिन अगर आपने आज दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट देखा तो उसमें उन्होंने अफगान फौज की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया है। उन्होंने कहा ये मुनज़्ज़म जत्थे हैं जो अटैक करते हैं। और सूरत हाल ये है कि 1 मई से जब से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हुआ है अफगानिस्तान से, जो ग्राउंड पे वायलेंस है वो बढ़ गया है और 2 बड़े मेजर अटैक्स हुए हैं अफगान फोर्सेस पर तालिबान की तरफ से। जो आज कल अटैक हुआ है वो तो इंतहाई खतरनाक था। तालिबान भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अफगान फौज के लोगों को मारा है और अफगान फौज के लोग कहते हैं कि हमने तालिबान की बहुत सारी कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट की हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इमर्ज हुई है, जो हमारे लिए खतरनाक है, वो ये कि अफगानिस्तान में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई है। यानी अभी यूएनएचसीआर ने कहा है कि तकरीबन 1000 घराने जो हैं वो इन वायलेंट स्पॉट से निकलकर दूसरी जगह पनाह ढूंढ रहे हैं और इस हवाले से वहाँ ऑलरेडी एक क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया है। अब ऐसी सूरत हाल में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो दूसरा स्टेप है वो जाहिर है कि वो रेफ्यूजी का होगा। अफगानिस्तान में पुश फैक्टर होगा, पाकिस्तान में पुल फैक्टर होगा। तो जितने भी लोग इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को देख रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को एक ही मशवरा दिया है कि आप वॉर फुटिंग पर फेंस बिल्डिंग को कंप्लीट करें ताकि कम से कम हम मैनेज और कंट्रोल कर सकें अफगान रेफ्यूजीज की मूवमेंट को। क्योंकि जो पिछली दफा अफगान रेफ्यूजीज की मूवमेंट हुई थी वो कम्प्लीटली अनडॉक्यूमेंटेड थी और आज तक हमारे पास पूरे नंबर्स नहीं हैं कि कितने अफगान रेफ्यूजीज इस वक्त पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर हैं। लाखों अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्योंकि हमने वॉर फुटिंग से दोबारा फेंस बिल्डिंग शुरू की है तो ये अटैक हुआ है। दूसरी बात ये कि हम इस बात को खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते कि जिनको जनरल बाजवा ने भी स्पॉयलर्स का नाम दिया था। स्पॉयलर्स जो हैं उनके पास स्ट्रैटेजिक स्पेस है अफगानिस्तान में और वो स्पॉयलर्स का 2 टारगेट हैं। एक टारगेट है ऑफ कोर्स ये जो आपने देखा कि हमारी बॉर्डर फोर्सेस पे अटैक हुआ और दूसरा टारगेट है अफगान बलूचिस्तान प्रोविंस। और मैं आप समझ गए होंगे मेरा इशारा इंडिया की तरफ है। उनके पास वहाँ स्ट्रैटेजिक स्पेस है और उस स्ट्रैटेजिक स्पेस को वो 12 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
आज सियालकोट के बॉर्डर पर भी उन्होंने अपना समझिए जो ट्रूस था वो तोड़ा है। तो मैं यहाँ पर भी थोड़े से लिंकेजेस देखती हूँ। बहरहाल अगर अफगानिस्तान में ग्राउंड सिचुएशन बिगड़ती है और वायलेंस होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सूरत हाल मखदूश ठीक हो होगी गया। और हमें अपने मैं border मोहम्मद अली साहब की जानिब आऊंगा। मोहम्मद अली साहब, क्या समझते हैं ये जो स्पॉयलर्स की बात की हुमा साहिबा ने, ये मुनज़्ज़म जत्थों जिनका आज दफ्तर खारजा ने कहा ये तहरीक तालिबान हो सकते हैं, ये स्पॉयलर्स की प्रॉक्सी जो हम देखते हैं कि एक प्रॉक्सी भी लड़ी जा रही है, तो ये किस एंगल से देखते हैं? क्या ये इसमें बैरून मुमालिक का किरदार है या ज़्यादा, या फिर तालिबान को भी ये ज़ाहिरी बात है फेंसिंग तो नहीं पसंद उन्हें कि ये फेंस हो बॉर्डर? बहुत शुक्रिया कमर साहब। मैं इसका ज़रा आई थिंक काफ़ी तफसीली अहाता मेरे दोनों साथी कर चुके हैं। मैं इसका ज़रा एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, अफ़गानिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है, वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो मगरबी अफवाज का अफगान तालिबान के साथ था, जो कि दोहा अकॉर्ड ने जिसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफगान तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान है, जिसमें पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ी आ गई है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मगरबी अफवाज का इनकलाब बढ़ेगा, पिछले जी हाँ, तो आप देखेंगे पिछले 3 दिन के दौरान 60 C-17 की फ्लाइट्स जो हैं वो पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान से गई हैं, इक्विपमेंट, वेपन्स और ट्रूप्स लेके। और जो अफगान तालिबान हैं, जैसे जैसे ये बेसिस मगरबी अफवाज छोड़ती जा रही हैं, वो उनकी इंसर्कलमेंट कर रहे हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है काबुल इंतजामिया, उनकी अफगान नेशनल आर्मी और अफगान तालिबान, उसमें आप तेजी देख रहे हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, अगर आप रिलेट करें अशरफ गनी साहब के पिछले हालिया चंद बयानात से, खासतौर पे उन्होंने जो रिसेंटली पुलिस एकेडमी से भी खिताब किया, तो उसमें उन्होंने हल्का सा पाकिस्तान को थ्रेट भी किया था। और अभी हाल ही में आपने देखा कि परसों फॉरेन अफेयर्स, एक बड़ा मशहूर अमरीकी जरीदा है, उसमें भी उनका एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया है अफगान तालिबान की सरपरस्ती का। हालांकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पीस प्रोसेस में तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर रहा है और पीसफुल नेगोशिएशन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि जैसे जैसे अफगान तालिबान का असर रसूख और जो उनकी तस्वीराती काबिलियत और अहलियत है वो बढ़ेगी और कमज़ोर होती जाएगी काबुल इंतज़ामिया, तो वो अपने पैनिक में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार एनडीएस और रॉ के साथ मिलके जो जत्थे पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, मुझे ये तशवीश है कि इनमें इजाफा होगा। 2 क्विकली पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूं। 3 फरवरी को यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसको 27th यूएन एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी। उसमें ये कहा गया था कि अलकायदा और टीटीपी क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई से अक्टूबर 2020 के दौरान तकरीबन 100 हमले किए गए थे पाकिस्तान के बॉर्डर पे टीटीपी की जानिब से। तो मुझे ये तशवीश है कि कहीं मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करेंगे इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड प्रोवोक पाकिस्तान इनटू वीकनिंग द पीस प्रोसेस। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और हमें ये वॉर फुटिंग पे कंप्लीट करनी चाहिए फेंसिंग। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट बात साहब ये है कि हमें सीपेक और तमाम जो ग्रोइंग चाइनीज इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए। ठीक, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगा। आर्मी चीफ विजिट पे हैं सऊदीया के, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है? मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपसे ये डिस्कस करते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सऊदीया के विज़िट पे हैं, वर्किंग विज़िट है ये, और इस विज़िट के दौरान एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है इस पर बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जाना है और उनका ऑफिशियल विज़िट होगा। इससे पहले आर्मी चीफ आज मिले भी हैं उनके मिलिट्री क़यादत से, तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम हम देख सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। जी, पिछले दिनों हमारा सऊदी अरेबिया जो कि हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रदरली कंट्री है, उसके साथ कुछ थोड़ी सी रिलेशंस में कोल्डनेस आ गई, जिसकी वजह से जो है दोनों मुल्क थोड़ा सा टेंस एनवायरनमेंट में आ गए थे। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ एज अ मुल्क स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, और इस मुल्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो वो है आर्म फोर्सेस के जो रिलेशंस हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान को वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसी इम्पोर्टेंस में वो पाकिस्तानी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको उनको वो बहुत कदर की और इज्जत की निगाह से देते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है 7 को, उसका ग्राउंड वर्क के लिए जो है वो डिप्लोमेटिक मिलिट्री डिप्लोमेसी यूज हुई है, बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटे छोटे इम्पेडिमेंट्स हुए हैं जिसमें कि जो है लाइक सऊदी अरेबिया ने कहा कि यमन के साथ फोर्सेस भिजवाएंगे, पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो इस्लामिक अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म था उसकी कंसेप्शन और ब्रेन जो है इन द शेप ऑफ जनरल राहील शरीफ को पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को भिजवाया। फिर उसके बाद जो OIC वाला इशू था, और एक छोटा सा जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल इंडिविजुअल जो कि वापस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना चाहता था, उसकी वजह से ये छोटे छोटे रिलेशंस खराब हुए। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि दोनों मुल्क जो है वो इसमें इसको पास को बुला के आगे की तरफ चलेंगे। सऊदी अरेबिया हमारे से जो हम सऊदी अरेबिया को ऑफर कर सकते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स, उनमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, जो कि सऊदी से ऑलरेडी पहले भी बात हो चुकी है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, सऊदी एक्सपोर्ट है टू पाकिस्तान, हाई स्किल्ड लेबर एंड लो स्किल्ड लेबर जो है वो हम कर पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान जो है आई थिंक दे विल ओवर ऑन, या उसमें जो एम्फेसाइज करेंगे कि एक तो जो हमारा डेफर्ड ऑयल पेमेंट वाला है उस पर बात होगी, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फूड आइटम्स मीट पे बात होगी, एंड स्पेशली जो मीडियम एंड लो स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे जो वहाँ पे हैं, जो कि रेमिटेंस भिजवाते हैं और जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इंक्रीज के लिए जरूर बात ठीक। फाइनली इसमें जो बात होगी वो होगी ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना का की जो है वो कैसे आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। एंड finally when we talk about Iran and Saudi, that's the hot issue right now, और वो जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके इंटरव्यू से भी हम ये देख सकते हैं, हम उसको रीड कर सकते हैं कि जो जेस्चर उनकी जानिब से दिया गया है ईरान के हवाले से। मैं मोहम्मद अली साहब की जानिब आऊँगा। मोहम्मद अली साहब, डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स इकनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस की जानिब जाएंगे वज़ीर आज़म, और उससे पहले जो आर्मी चीफ का विजिट है इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया कमर साहब। मैं बुनियादी तौर पे मुख्तसरन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की रिलेशनशिप है, इसकी 4 डायमेंशंस हैं। एक इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन है, एक सिक्योरिटी डायमेंशन है जिसका तफसील से अहाता किया अभी ब्रिगेडियर साहब ने, और इसके साथ ही साथ एक एनर्जी डायमेंशन है। ओवर आर्चिंग जो ऑब्वियसली एक बहुत करीबी हमारे जो जज्बात हैं और हमारा जो कॉमन आइडियोलॉजी है उसके हवाले से जो उसकी जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है। नज़रियाती एतबार से हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम तरीन मुल्क है, हमारे अवाम की
जो मोहब्बत है उस सरजमीन से वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा कि रिसेंटली 2-3 जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई हैं जिस पे पाकिस्तान की लीडरशिप और सऊदी क़यादत को बात करने का और अपने एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंसेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए रिसेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अमरीकी इंतज़ामिया ने भी थोड़ा-सा हाथ खींच लिया है। बैलेंस करने नहीं, मैं इतनी सख्त बात नहीं करूँगा। मैं यूँ कहूँगा कि ईरान से ताल्लुकात में जो हॉस्टिलिटी है उसको कम करने की थोड़ी बहुत कोशिश है, क्योंकि JCPOA पे मुज़ाकरात चल रहे हैं जी। और जिसको सऊदी अरब तशवीश की निगाह से देखता है। और फिर हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चूँकि ईरान गए थे, तो इट मेक्स सेंस कि पाकिस्तान की आला क़यादत सऊदी अरब का दौरा भी करे, ताकि किसी किस्म की कोई गलतफ़हमियाँ दोनों ममालिक में पैदा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का ये उसूल है कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश करता है। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। ठीक। दूसरी बात है कि यमन के कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा-सा ठहराव आ रहा है, कमी आ रही है और ईरान से वो खुद भी कुछ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। तो इसमें पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की है इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मुखासमत है उसको कम करने में। आई एम श्योर पाकिस्तान बैक चैनल में या क्वाइटली इसमें अपना रोल प्ले करता रहा है और करता रहेगा। ये तो जियोपॉलिटिकल हो गया। इकोनॉमिक में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी बहुत बड़ी डायस्पोरा वहाँ रहती है और हमारी रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा ख़ास तौर पे कोविड के बाद और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप है उसके बहुत ठीक। बढ़ने के बाद उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा एक बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी इम्पेरेटिव है कि हमारी वहाँ पे डायस्पोरा मौजूद रहे, इंडियन या कोई और डायस्पोरा उसको रिप्लेस ना करे और साथ ही साथ हमारी रेमिटेंसेस आती रहें। थर्ड इशू जो अभी बिलाल अकबर साहब वहाँ पे हमारे सफ़ीर हाल ही में गए हैं, जो पुराने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, वो कैदियों के रहाई के हवाले से भी बात करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बहुत सारे कैदी वहाँ पे कैद हैं एग्जैक्टली। जिनको मैं शायद अली साहब गॉट योर पॉइंट। मैं और हुमा साहब जी आखिरी जी बात जो है वो एनर्जी के हवाले से भी है, क्योंकि कोशिश होगी, मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पे कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन डिलेड पेमेंट जो है, देखें ये विजिट IMF के पास भी हम गए हैं और बजट से पहले ये विजिट हो रहा है। तो अगर हमें कोई एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, उसकी डिलेड पेमेंट के हवाले से कुछ रिलीफ मिलता है, तो हम ठीक। एक बेहतर बजट भी बना सकेंगे। तो ये तमाम ओवरऑल सिचुएशन है हुमा जिस साहब, आप कॉन्टेक्स्ट क्या में मैं इस दौरे समझती को हैं देखता हमारा फोकस क्या होगा इस विजिट में? आर्मी चीफ साहब गए हैं, हम जिस इकोनॉमिक हालात से गुजर रहे हैं आपके सामने है कि हमारे वजीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि IMF के बड़े सख्त प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, बड़ी सख्त शराइत हैं। लेकिन इससे पहले एक हिस्ट्री भी है कि हमारे हालिया दिनों में ही कुछ ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे सऊदी अरब से। वो शाह महमूद कुरैशी ने जो OIC की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर डिस्प्यूट का कहा था, वो जो है नहीं बुलाई गई सऊदीया की जानिब से और उसके फिर स्टेटमेंट आई, फिर आपके सामने ही है तमाम मामला। तो आप क्या समझती हैं हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा? पॉलिटिकल डायमेंशन को फोकस करेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन को फोकस करेंगे? मेरा ख्याल है जी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में हैं और वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज का जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी रिलेशनशिप सऊदी अरब से और मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है। तो ये जो डीहाइफिनेट हो रही है रिलेशनशिप, और दैट इज सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड ये है। उससे बड़ी बात ये है कि यमन की जो जंग में जिस तरह की पुष्टपनाही सऊदी अरब को हासिल थी अमेरिका से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो पुष्टपनाही बहुत कमजोर हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब सीरियस सवालात उठा रही है प्रिंस सलमान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए कि जो डिफेंस कोलैबोरेशन की अगर कोई रिक्वेस्ट है सऊदी अरेबिया से और उसके क्विट प्रो में कोई इकोनॉमिक कंसेशंस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या वो इस सिचुएशन में कदम रख सकता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत शदीद बढ़ने वाली है अफगानिस्तान में। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करें, कन्वर्जेंस पे ज़रूर आएँ। सऊदी अरेबिया हमारे लिए इंतहाई अहम मुल्क है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि इस वक्त जो इंडिया से ताल्लुकात
सही हुए हैं, उसमें यूएई का एक बहुत अहम किरदार है और इस बात को उसने ओपनली माना भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए। पाकिस्तान बैलेंस करे तेहरान और रियाद के साथ अपनी रिलेशनशिप को। कैंप पॉलिटिक्स में अगर पाकिस्तान जाएगा, चाहे वो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बीजिंग वाशिंगटन पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े होंगे। डिफेंस कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वैल्यूएबल इनपुट हुमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। थोड़ा सा इकॉनमी को डिस्कस करते हैं इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें डॉक्टर आबिद कय्यूम सुलेरी साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल माशी तज्ज़ियाकार हैं और वन ऑफ द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकनॉमिक टीम। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करेंगे कोरोना के हवाले से। ये सेगमेंट हमारा बहुत शॉर्ट है और टाइम भी बहुत कम है, तो वेरी क्विक एंड वेरी प्रिसाइज। लॉकडाउन मुकम्मल लगाया जा रहा है पंजाब में, लेकिन ताजर बिरादरी इसकी मुखालफत करती हमें नज़र आ रही है। तो कितना नुकसान होगा अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं इन डेज में? कंबर देखिए, जान है तो जहान है। इस वक्त हमें मालूम है कि हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है, और वो जो वहाँ पे डबल म्यूटेंट वेरिएंट है कोरोना का, ये चीज़ ये नहीं है कि इफ़ इट एंटर्स पाकिस्तान, देखना ये है कि व्हेन इट एंटर्स पाकिस्तान। और उसके लिए अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, वही रवैया रखते हैं जो कि हमसाया मुल्क में हुकूमत का और अवाम का रवैया था सितंबर के बाद। जनवरी, अगर आप 2021 की मोदी की स्पीच सुन लें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने कोरोना पे फतह पा ली और अपने इंडिजिनस सोर्सेज से पाई, और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की लिए फार्मेसी बन चुका है और ये हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करेंगे। उन्होंने अपने आप को रोल मॉडल बना के पेश किया था कोरोना कंट्रोल के हवाले से। और वही अब देखिए कि उसी मुल्क को अपनी कोरोना वैक्सीन भी मंगवाना पड़ रही हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बेड्स की शॉर्टेज है, लोग अपने प्यारों को अपने हाथों में उनका जो है वो दम टूट रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो वैसे खुदा इन ना दिनों में खास्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होती है? अगर ईद के दिनों की बात की जाए, स्पेसिफिकली आखिरी हफ्ते की, तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कितनी एक्टिविटी होती है, क्योंकि ताजर बिरादरी कहते हैं कि हम इन्हीं दिनों में सारा बिजनेस करते हैं और इससे मुल्क की एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है। महीना है, इसमें सारे साल की हम इबादत करके बरकतें लूटते हैं, और दूसरा ये प्रॉफिट का महीना है जिसमें कि हर तरह का प्रॉफिट जो है वो नाजायज़ हो या नाजायज़ हो वो कमाया जाता है। तो छोटा दुकानदार है या बड़ा होल्डर है जिसने कि बहुत बड़ी होल्डिंग की है, हर एक की नज़र यही होती है कि इस एक महीने में सारा प्रॉफिट जो कमा ले। इसमें यकीनन जो आपके एसएमईज हैं, जो आपके छोटे दुकानदार हैं, दरमियाना जो ताजर है, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन अगेन ये वो तबका है कि खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ कोविड जो है फैल गया तो उनके लिए क्वारंटाइन करना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज तो की जो वजीर ख़जाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से भी जानना चाहता हूँ। बड़ी सख्त शराइत IMF ने हमारे सामने रखी हुई हैं। हम पावर टैरिफ नहीं बढ़ाने चाहते, और साथ हमने IMF को ये भी कह दिया कि हमें रेवेन्यू टारगेट्स आप ना दें, हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सका कर लेंगे। तो क्या IMF इन शराइत पे जो हम उनसे एक सिंपैथेटिक बिहेवियर चाहते हैं मान लेगा? देखिए, IMF या वर्ल्ड बैंक ये मुल्कों को तबाह करने के लिए तो नहीं आते हैं, ये मेंबर्स के साथ काम करते हैं। और हमने देखा कि पहली वेव में भी IMF ने अपना जो रिव्यू था उसको एक्सटेंड कर दिया, उल्टा $1.4 बिलियन दिए गए, जिससे कि आपने पहली फेज में 15 मिलियन लोगों को 12,000 रुपए के हिसाब से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया। उसके अलावा बाकी सारा जो कोविड का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज था ये IMF ही के उन पैसों से था जो कि इस करंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। तो अब भी अगर खुदा न खास्ता ये वेव जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रही है तो IMF को सिंपैथेटिक होना पड़ेगा। IMF ये तो नहीं कह सकता कि एक तरफ आपके यहाँ जानों के लाले पड़े हैं और दूसरी तरफ ये है कि आप अपना टैरिफ बढ़ा दें या आप टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो IMF जो है वो एडजस्ट करता है अपने आप को हालात के मुताबिक।
देखना इस वक्त हमें ये है कि हम किस तरीके से अपना केस प्रेजेंट करते हैं। IMF की ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं कि अगर इस वक्त हम रीनेगोशिएशन में जाना चाहें तो जो कुछ और इंडिया में कोरोना भी हो है, रहा है थर्ड वेव भी है, तो देर आर चांसेस कि हमारी बात मान ली जाएगी। डॉक्टर साहब, मिडल मैन की बात करते हैं। मिडल मैन बड़ा कमा रहे हैं और मिडल मैन रजिस्टर्ड भी नहीं है। आज भी इसको एड्रेस करने का कहा गया कि हम जो किसान से लेके मार्केट में जो आते हैं चीज़, उसके बीच में जो लोग मुनाफा कमाते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इस पर भी आज कहा कि तवज्जो देनी चाहिए। तो कैसे तवज्जो दे सकते हैं इनको, किस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं? उसके दो तरीके हैं। आप मिडिल मैन को रजिस्टर्ड कर दें, उसका जो अपर मार्जिन है प्रॉफिट का उसकी कैपिंग कर दें। मिडिल मैन जो है उसको सभी बुरा भला कहते हैं, लेकिन मिडिल मैन के बगैर भी आपका गुजारा नहीं है। मैं बता दूं, मिडिल मैन जो है वो छोटे काश्तकार के लिए कोलेट्रल प्रोवाइड कर रहा है, उसको बगैर उसका कर्जा दे रहा है बगैर किसी गारंटी के, उसकी खड़ी फसल खरीद के उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, उससे खरीद के मार्केट तक लेके जा रहा है। तो मिडिल मैन का जो काम है, या तो वो सरकारी एजेंसी सारी करना शुरू कर दें, जो कि ओवरनाइट नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं होगा हमें मिडिल मैन को रजिस्टर्ड करके उसके रोल को रेगुलेट करना चाहिए और उसका जो प्रॉफिट ठीक। है उसके डॉक्टर ऊपर साहब, कैपिटल बहुत बहुत लगानी शुक्रिया। चाहिए। हमें मिडल मैन को रजिस्टर्ड करना है, उसके रोल को एक्नॉलेज भी करना है। हमारे साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब मौजूद थे, मोहम्मद अली साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।